अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम राबील बेग है एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोगों ने लास्ट वीडियो में बात की थी मेल इनफर्टिलिटी में हम लोगों ने एस्टेनोस्पर्मिया को लास्ट वीडियो के अंदर डिस्कस किया था और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं टेट्रोस्पर्मिया। सो इससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि मेरी न्यू वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक टाइमली पहुँच जाए। सो गाइस, वीडियो की तरफ चलते हैं और स्टार्ट करते हैं टेट्रोस्पर्मिया को। टेट्रोस्पर्मिया बेसिकली लो स्पर्म मॉर्फोलॉजी को कहा जाता है। मॉर्फोलॉजी क्या होती है? जिसमें स्पर्म की शेप और स्पर्म का साइज जो है वो देखा जाता है। अब हम लोग अगर इसकी बात करें कि WHO क्राइटेरिया का, WHO क्या क्राइटेरिया है स्पर्म को देखने का या स्पर्म के जो है उसकी मॉर्फोलॉजी के ऊपर वो क्या गाइडलाइंस देता है। तो WHO ये कहता है कि अगर आपके पास एक हेल्दी स्पर्म है और उसकी मॉर्फोलॉजी मतलब मोर देन 4% है तो इज़ इट गुड, मतलब उससे जो है वो प्रेगनेंसी अचीव करवाई जा सकती है। और अगर आपके पास ऐसा स्पर्म है जिसकी लेस देन 4% मॉर्फोलॉजी है तो उसमें प्रेगनेंसी होने के चांसेस जो है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं और अगर प्रेगनेंसी होती भी है तो अबॉर्शन की साइड पे पेशेंट जो है वो मूव ऑन कर जाता है। अब इसकी अगर नॉर्मल रेंज की बात करें तो इसकी नॉर्मल रेंज आती है मोर देन 4% टू 14%, मतलब 4% से लेकर 14% तक अगर आपके पास स्पर्म मॉर्फोलॉजी है सीमेन एनालिसिस के अंदर तो वो आप प्रेगनेंसी टाइमली अचीव कर सकते हैं और एक हेल्दी प्रेगनेंसी जो है वो मूव ऑन हो सकती है। और अगर लेस देन 4% आपकी मॉर्फोलॉजी है तो उसके अंदर टेट्रोस्पर्मिया जो है वो पेशेंट हमारे पास रिपोर्ट होता है या वो कॉज करता है। अब हम लोग बात करते हैं इसके डायग्नोसिस के ऊपर। तो डायग्नोसिस के अंदर जो है वो सबसे पहले ये देखा जाता है कि सीमेन एनालिसिस की जो रिपोर्ट है उसमें हम लोग देखते हैं अंडर द माइक्रोस्कोप। बेसिकली स्पर्म को जो है वो अंडर द माइक्रोस्कोप जो है वो देखा जाता है कि इसके साइज में, इसके शेप में कोई ऐसा इफेक्ट तो नहीं है, क्योंकि इसकी बेसिकली जो है वो 3 पार्ट्स होते हैं जिसके अंदर आप हेड पीस, जिसके अंदर दूसरा मिड पीस और तीसरी टेल है जो कि आप पिक्चर के अंदर देख सकते हैं। अब हेड पीस जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मतलब लाइक एक प्रेगनेंसी अचीव करवाने के लिए। हेड पीस जो है उसका बेसिकली सरफेस जो है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है और वो बहुत ज़्यादा लीन होता है इन शेप, और उसके बाद वो बहुत ज़्यादा जो है वो फास्ट होता है ताकि प्रेगनेंसी अचीव हो सके। और अगर उसमें किसी भी चीज़ में इफेक्ट आ जाए, लाइक अगर उसकी सॉफ्टनेस में कोई इफेक्ट आ जाए और अगर उसकी कोई मतलब स्पीड में कोई इफेक्ट आ जाए तो भी प्रेगनेंसी अचीव नहीं होती, मतलब एग फर्टिलाइज ही नहीं हो पाता। और अगर एग फर्टिलाइज नहीं हो रहा स्पर्म के साथ तो प्रेगनेंसी अचीव नहीं हो रही। सेकंड हमारे पास पार्ट आता है मिड पीस। तो मिड पीस जो है वो बेसिकली मतलब साइज के अंदर तो जो है वो हेड पीस के एक तरह के मतलब मुताबिक ही होता है, मतलब उसका साइज़ और हेड पीस का साइज एक ही तरह का होता है, पर उसकी जो शेप है वो चेंज होती है, जो कि इस पिक्चर के अंदर साफ दिखाई दी जा रही है कि जिसके अंदर स्पर्म का साइज़ तो एक तरह का है, मतलब हेड का और मिड पीस का, पर शेप जो है वो चेंज है। इसके बाद आता है टेल। टेल जो है वो बेसिकली हेड और मिड पीस से 10 गुना जो है वो लंबी और बड़ी होती है, ठीक है। अब इसमें अगर किसी किस्म का कोई इफेक्ट आ जाए या इसमें किसी किस्म का कोई डैमेज आ जाए, या कई दफ़ा ऐसा होता है कि जब मतलब टेल को देखा जा रहा होता है तो उसमें 2 एंड्स बने होते हैं, मतलब एक साइड पे टेल इस तरह जा रही है और एक साइड पे टेल इस तरह जा रही है, तो वो भी इनफर्टिलिटी को कॉज करती है। अब काफ़ी लोगों का ये कहना होता है कि अगर स्पर्म की जो है मॉर्फोलॉजी अच्छी नहीं है तो क्या प्रेगनेंसी हो सकती है? तो जी हाँ, स्पर्म की मॉर्फोलॉजी अगर अच्छी नहीं है तो प्रेगनेंसी हो सकती है, पर उसके अंदर कुछ ऐसा है कि अगर मतलब लिटिल बिट 4% से कम है तो उसमें प्रेगनेंसी होने में थोड़ा सा टाइम टेकिंग का प्रोसेस होता है, मतलब 2 साल भी लग सकते हैं, 3 साल भी लग सकते हैं, पर वो इनफर्टिलिटी ही कॉज कर रही होती है। और अगर वो प्रेगनेंसी हो जाए तो वो आगे से जाके जो है वो अबॉर्शन की साइड पर चला जाता है। लाइक पेशेंट जो है वो आगे से हेल्दी प्रेगनेंसी को मूव ऑन नहीं कर पाता। दैट्स वाई DNA फ्रेगमेंटेशन करवाया जाता है। काफ़ी ऐसे डॉक्टर्स हैं कि जिनके पास रिपीटेडली मिसकैरेजेस के जो केसेस आ रहे होते हैं उसमें ख़ास तौर पे मॉर्फोलॉजी कम होने की वजह से अबॉर्शन रेट जो है वो इंक्रीज़ कर जाता है। अब थर्ड टाइप आती है हमारे पास, जो क्या लोगों ने पूछा है कि क्या मॉर्फोलॉजी वो इम्प्रूव हो सकती है, तो जी बिल्कुल मॉर्फोलॉजी इम्प्रूव हो सकती है। मॉर्फोलॉजी बेसिकली आपका लाइक अगर पेशेंट यंग है तो उसके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि उसमें इनफर्टिलिटी कॉज ना करे, लाइक उसके अंदर बहुत ज़्यादा, क्योंकि उसकी मोटेलिटी, उसकी मॉर्फोलॉजी अच्छी होती है, उसका काउंट अच्छा होता है, तो काफ़ी चांसेस होते हैं कि यंग जनरेशन के अंदर या यंग पेशेंट के अंदर जो है वो टाइमली हम लोग उस चीज़ को कवर अप कर लेते हैं और टाइमली मतलब 2 to 3 मंथ के अंदर वो पेशेंट जो है वो प्रेगनेंसी को भी अचीव कर लेता है।
अब हम लोगों ने कई दफ़ा ऐसा भी देखा है कि मतलब जब हम लोग सीमेन एनालिसिस करवा रहे होते हैं तो सीमेन एनालिसिस में कई दफ़ा हम लोगों को इस चीज़ का आइडिया होता है कि मतलब टेस्टिस के अंदर बेसिकली टेस्टिस जो है उसके अंदर एक हार्मोन है जो कि एफएस जो कि स्पर्म को जो है वो इंक्रीज़ कर रहा होता है, ये स्पर्म को जो है बना रहा होता है, उसे कहते हैं एफएसएच, फॉलिकल स्टिमुलेटरी हार्मोन। एफएसएच जो है वो बेसिकली स्पर्म की प्रोडक्शन के लिए जो है वो यूज़ होता है मेल के अंदर। और उसके बाद आता है कि स्पर्म को मिच्योर कैसे करवाया जाता है। तो स्पर्म को मिच्योर करवाने के लिए एलएच ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होता है जो स्पर्म को मिच्योर करवा रहा होता है। अगर इन दोनों में किसी किस्म की कोई एबनॉर्मेलिटी आ जाए या इन दोनों में अगर मतलब बॉडी के अंदर ये डिक्रीज हो, इसके लेवल कम हो, तो भी जो है इनफर्टिलिटी कॉज करती है। मतलब उससे फिर हम लोगों को ये पता चल जाता है कि टेस्टिस के अंदर किसी न किसी चीज़ की एबनॉर्मेलिटी है, उसकी वजह से जो है वो मॉर्फोलॉजी कम है। पर इसकी इन्वेस्टिगेशंस जो है वो अलग है, इस पे हम लोग किसी दिन डिटेल के अंदर बात करेंगे। अब आप बात करते हैं इसके रीजंस क्या है। इसके रीजंस के अंदर सबसे पहला रीज़न आता है ओबेसिटी। ओबेसिटी की वजह से जो है वो मॉर्फोलॉजी जो है वो डिफेक्टेड होती है। उसके बाद वो पेशेंट जिनकी एज बहुत ज़्यादा हो चुकी होती है, लाइक 40, 45, 50 साल के जो एज के पेशेंट है, उसमें बेसिकली मल्टीपल मेडिकल इश्यूज चल रहे होते हैं, जिसमें क्रॉनिक इलनेस है। उसके बाद कई ऐसे इश्यूज होते हैं कि जिसके अंदर ख़ास तौर पे लिवर प्रॉब्लम है, जिसके अंदर पेशेंट के अंदर किडनी प्रॉब्लम है, और क्योंकि वो ड्रग भी ऐसी यूज़ कर रहे होते हैं। और ख़ास तौर पे जिन पेशेंट के अंदर कैंसर चल रहा होता है, कैंसर की वजह से कीमोथेरेपी हो रही होती है, तो कीमोथेरेपी में ऐसे जो है वो ड्रग्स यूज़ हो रही होती हैं जो कि डायरेक्ट इफेक्ट कर रही होती हैं स्पर्म की मॉर्फोलॉजी को। जब स्पर्म की मॉर्फोलॉजी इफेक्ट होती है तो खाली ये नहीं है कि खाली स्पर्म मॉर्फोलॉजी जो है वो इफेक्ट हो। हमारे पास मैनी केसेस हैं कि मतलब 85% हमारे पास केसेस ऐसे होते हैं कि जिसमें अगर स्पर्म मॉर्फोलॉजी कम है तो उसके साथ साथ उसका टोटल स्पर्म काउंट भी कम है। लाइक वो ओलिगो का भी पेशेंट है और उसके बाद टोटल मोटेलिटी भी उसकी कम होती है, लाइक वो एस्तीनो का भी पेशेंट है। तो काफ़ी ऐसे पेशेंट होते हैं जो ओलिगो एस्तीनो ट्रेटो के साथ जो है वो फॉल डाउन कर रहे होते हैं। अब इसके बाद एक दूसरा जो है वो रीज़न ये भी आता है कि स्मोकिंग, ठीक है, और उसके बाद फिर अल्कोहलिक यूजर्स, फिर उसके बाद ऐसा भी है कि जिसके अंदर आप मेन आपका प्रॉब्लम है कि हीट की जगह पे आप जा रहे हैं, तो उसकी वजह से भी इफेक्ट होता है स्पर्म के अंदर। अब हम इसकी बात करते हैं कि ट्रीटमेंट क्या है। तो ट्रीटमेंट के अंदर बेसिकली आता है आपका हेल्दी लाइफ जो है वो आप उसको लाइफस्टाइल को अपना जो है अपनी लाइफ के अंदर लेके आएंगे, आपके हेल्दी लाइफस्टाइल हो। उसके बाद आप डेली एक्सरसाइज करें, उसके बाद आप डेली जो है वो कोशिश करें कि ऐसी डाइट लें जिसमें जिंक है या मल्टीविटामिन्स हैं, लाइक मिनरल्स हैं, जिसके अंदर आपके पास सब्जियां हैं, ठीक है, और कुछ ऐसे जूसेस हैं, फिर जूसेस का इंटेक ज़्यादा करें, ठीक है, जिसकी वजह से आपको नेचुरली जो है वो जिंक और मल्टीविटामिन्स जो हैं वो मिनरल्स जो हैं वो मिलते जाएँ। और अगर हम अब इसके बाद अब बात करें इसकी लाइक सप्लीमेंटेशन में, तो इसमें मेन यूज़ होते हैं अमाइनो एसिड्स। अमाइनो एसिड्स बेसिकली वर्कअप कर रहे होते हैं, लास्ट वीडियो में मैंने बात की उसके रिप्रोडक्टिव ट्रैक को। और जब नाइट्रिक ऑक्साइड की प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करते हैं तो बहुत से ऐसी स्पर्म्स हैं और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं कि जिसके अंदर गुड क्वालिटी का स्पर्म जो है वो बनना शुरू हो जाता है। और इसके साथ साथ फिर हम लोग हार्मोनल थेरेपी भी उस पेशेंट की करते हैं, जैसा मैंने अभी अपनी वीडियो में बताया कि एफएसएच लेवल डाउन जा रहा होता है और एलएच लेवल भी कई दफ़ा डाउन होता है, जिसकी वजह से उसका स्पर्म मैच्योर नहीं हो पाता और उसकी मोटेलिटी जो है उसकी जो मॉर्फोलॉजी है उसमें शेप में या उसके साइज़ के अंदर कोई ना कोई इफेक्ट आ जाता है। सो गाइस, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन। सो गाइस, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे एजोस्पर्मिया पेशेंट के अंदर कि एजोस्पर्मिया बेसिकली क्या होता है और उसकी कॉजेज़, उसका डिजीज़, उसका सिम्टम्स एंड उसका ट्रीटमेंट। सो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।